1968 से 2004 तक भारत की रियासत तमिलनाडु और कर्नाटक के घने जंगलात में शेर, चीते और कोबरा सांप से भी बढ़कर एक ऐसा खतरनाक दरिंदा पाया जाता था कि जिसने ना सिर्फ उन जंगलों देहातों में बल्कि पूरे भारत में खौफ और दहशत की फिजा फैला रखी थी। ये दरिंदा था भारत का बदनाम ज़माना और तवील अरसे तक मोस्ट वांटेड रहने वाला खतरनाक डाकू वीरप्पन। नाजरीन, वीरप्पन के जराइम की कहानी उसकी मूंछों की तरह तवील और हैबतनाक है और ये कहानी उसके बचपन से ही संदल की लकड़ी की स्मगलिंग से लेकर कर्नाटक फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार के अगवा, स्टेट मिनिस्टर को मगवी रखकर कत्ल, पुलिस ऑफिसर के सर से फुटबॉल खेलने तक बहुत से वाकयात से भरी हुई है। और आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि पुलिस, खुफिया इदारे और अपने साथियों की एक एक हरकत पर नजर रखने वाली इस मकार वीरप्पन से ऐसी कौन सी गलती हुई कि ये जंगल का बादशाह पुलिस के बिछाए हुए जाल में चूहे की तरह फंस गया। चुनाचे आज की वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज की अनमोल कहानी भारत के सबसे खतरनाक डाकू वीरप्पन के बारे में है। नाजरीन, 18 जनवरी 1952 को पैदा होने वाले कोसे मोनुस्वामी वीरप्पन का भाई इलाका गोपीनाथम था, जो कि कर्नाटक और तमिलनाडु की सरहदों के करीब एक छोटा और दूर दराज का गांव है। और ये गांव अपने जोग्राफिया के एतबार से इंतहाई घने जंगलात में घिरा हुआ है। वीरप्पन की इब्तदाई जिंदगी गुर्बत और साउथ इंडिया के चैलेंजिंग हालात पर मबनी थी, जहां खेती बाड़ी और मवेशी चराना ही लोगों के मुआश का बुनियादी जरिया था। कहा जाता है कि रस्मी तालीम के बजाय अपने बचपन से ही वीरप्पन जंगलों में नए रास्ते तलाश करने और जंगली माहौल में सरवाइव करने की महारतें सीखने लगा। बचपन में ही वीरप्पन पर उसके चचा सालवई गोंटर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, जो कि एक माहिर शिकारी और जंगल की लकड़ी का स्मगलर था। वीरप्पन बचपन से ही अपने चाचा और उसके साथियों के साथ जंगल में घूमता रहा, जिस दौरान उसने हाथियों के शिकार होते और जंगल की कीमती लकड़ी को स्मगल करने के तौर तरीके सीखने शुरू कर दिए। वीरप्पन ने लड़कपन में ही मुख्तलिफ हथियार इस्तेमाल करना भी सीख लिए। उसने ठान ली थी कि वो हाथी दांत और जंगल की कीमती लकड़ी के कारोबार में अपनी बादशाहत कायम करेगा। कहा जाता है कि वीरप्पन का निशाना बहुत उम्दा था। वो दूर से ही हाथी के सर पर गोली मारकर उसे हलाक कर देता था। वीरप्पन और उसके साथी हाथियों का शिकार करके उनके दांतों को ब्लैक मार्केट में फरोख्त करने लगे। वीरप्पन ने जराइम की दुनिया का पहला घिनौना इकदाम 17 बरस की उम्र में एक फॉरेस्ट ऑफिसर को कत्ल करके किया, जो उनको जंगल में लकड़ियां काटने से रोक रहा था। 18 बरस की उम्र में वीरप्पन डाकू ने अपने चाचा के गिरोह को छोड़कर इलाके के दीगर जराइम पेशा नौजवानों, जिनमें उसके कई दोस्त भी शामिल थे, को मिलाकर अपना एक ग्रुप तरतीब दे दिया। आहिस्ता आहिस्ता वीरप्पन का गैंग हाथी दांत और संदल की लकड़ी की स्मगलिंग में इलाके के बाकी गैंग से ज्यादा नुमायां हो गए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट समेत पुलिस को उनके बारे में इतलात मिलना शुरू हो गईं। इस दौरान वीरप्पन डाकू को मुतादिद मर्तबा स्मगलिंग और हाथियों के शिकार के दौरान पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड्स के छापों का सामना भी करना पड़ा, जिससे उसके काम में काफी मुश्किलात पैदा हो गईं। वीरप्पन डाकू बहुत चालाक था। उसने इस बारे में अपनी खोज करना शुरू कर दी कि उसके जराइम की खबर पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कौन पहुंचाता है। चुनाचे उसने अपने गिरोह और दीगर इर्द गिर्द के लोगों में जासूसी करवा कर चंद मुखबरों का पता लगा लिया और फिर उन्हें एक एक करके कत्ल करवाया, जो उसकी खबरें कानून नाफिज करने वाले इदारों तक पहुंचाते थे। मुखबरों के कत्ल के बाद जराइम पेशा गिरोहों और वीरप्पन के अपने साथियों में उसकी दहशत बढ़ गई और सब मोहतात हो गए कि वीरप्पन की मुखबरी मौत को दावत देने के बराबर है। उसके साथ साथ वीरप्पन ने अपने जराइम की राह में रुकावट बनने वाले फॉरेस्ट एहलकारों को भी कत्ल करना शुरू कर दिया। वीरप्पन की दहशत और जंगल में उसकी बादशाहत कर्नाटक और तमिलनाडु के कोने कोने तक फैल गई। उसने 100 से ज्यादा लोगों को अपने गिरोह में शामिल कर लिया, जो टोलियों की शक्ल में जंगलों के अंदर फैलकर हाथियों को घात लगाकर मारते, उनके दांतों को निकालकर फरोख्त करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ संदल की कीमती लकड़ी के दरख्तों को काट कर उनकी लकड़ी के अंबार लगा लिए।
ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि साउथ इंडिया में हाथी दांत और संदल की लकड़ी के नाजायज कारोबार पर वीरप्पन डाकू की बादशाहत शुरू हो गई। कहा जाता है कि वीरप्पन डाकू ने तकरीबन 2000 हाथियों को मारकर उनके दांतों को स्मगल किया। दूसरी जानिब कर्नाटक और तमिलनाडु के जंगलात में संदल समेत दीगर कीमती लकड़ी के दरख्तों में कमी आती देखकर हुकूमत ने उन इलाकों के जंगलात में फॉरेस्ट गार्ड्स में इजाफा कर दिया और निगरानी भी सख्त कर दी। हाथी दांत की स्मगलिंग के कारोबार को धचका उस वक्त लगा कि जब इंडियन गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हाथी दांत की मसनूआत बनाने और उसकी खरीदो फरोख्त पर सख्त पाबंदी आयद कर दी। इन इकदामात की वजह से वीरप्पन डाकू को अपने काम के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो बहुत चालाक और गहराई से मंसूबाबंदी करने वाला डाकू था। वीरप्पन ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कई एहलकारों को अपने साथ मिला रखा था जो उसकी संदल के दरख्तों की कटाई और उनकी लकड़ी को स्मगल करने में मावनत फराहम करते थे। एक अंदाजे के मुताबिक वीरप्पन डाकू ने 10,000 टन से जायद की संदल वाली लकड़ी को फरोख्त किया, जिससे उसने तकरीबन 100 करोड़ रुपए कमाए। कर्नाटक हुकूमत ने वीरप्पन डाकू के हाथों कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स की मौत के बाद उसे दबोचने के लिए एक IFS ऑफिसर पी श्रीनिवास को बतौर डिप्टी कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट के ओहदे पर तैनात कर लिया। पी श्रीनिवास जिस जगह तैनात हुए वो जगह भी वीरप्पन के नाजायज धंधों का मरकज थी। पी श्रीनिवास ने वीरप्पन डाकू की खोज लगाने के लिए एक नेटवर्क कायम कर दिया जो मकामी लोगों पर मुश्तमिल था। ऐसे में साल 1986 को बेंगलोर में सार्क कॉन्फ्रेंस के दौरान ही एक मुनज़्ज़म खुफिया ऑपरेशन के तहत वीरप्पन डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। वीरप्पन डाकू को इंटेरोगेशन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक रेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां वीरप्पन को हाउस रेस्ट रखकर कई दिन तक पूछताछ की गई। वीरप्पन की तहकीकात के दौरान दी गई मालूमात के बाद उसके कई साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ साथ चोरी की गई संदल की लकड़ी के कई बंडल्स भी बरामद कर लिए गए। वीरप्पन इस कैद में किसी मौके की तलाश में था और वो मौका उसे जल्द ही मिल गया। कहा जाता है कि पी श्रीनिवास अपनी टीम के साथ किसी जगह छापा मारने गए हुए थे कि उस रेस्ट हाउस में कैद वीरप्पन को वहां पे मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों की गफलत की वजह से फरार होने का मौका मिल गया और वीरप्पन उस रेस्ट हाउस से भाग गया। पी श्रीनिवास और कर्नाटक की सरकार के लिए वीरप्पन का कैद से भागना बहुत बड़ा धचका था। अगले वर्ष 1987 में वीरप्पन से मुतालिक एक खबर ने उसकी दहशत को एक मर्तबा फिर पूरे भारत में फैला दिया, जब एक चिदम्बरम नामी फॉरेस्ट ऑफिसर को अगवा के बाद इंतहाई बेदर्दी से वीरप्पन ने कत्ल कर डाला। पी श्रीनिवास पर एक मर्तबा फिर वीरप्पन को गिरफ्तार करने का दबाव बढ़ गया। अब पी श्रीनिवास ने वीरप्पन के आबाई इलाके गोपीनाथम का रुख किया और वहां मकामी लोगों में अपने लिए मुखबर तलाश करना शुरू कर दिए जो वीरप्पन को गिरफ्तार करने में उसकी मदद कर सकें। पी श्रीनिवास ने मकामी लोगों को एतमाद में लेकर उनके साथ मुलाकातें की और उनके मसाइल को सुना। पी श्रीनिवास ने गोपीनाथम में हुकूमती फंड्स और अपनी जेब से भी कई तरक्याती काम करवाए, जैसा कि सड़कें बनवाना, गलियां बनवाना और मंदिरों की तामीर और मुरम्मत। इसके साथ साथ पीने के साफ पानी, घरों की मुरम्मत और नए घरों की तामीर और मकामी लोगों के रोजगार का इंतजाम भी किया। ये सब पी श्रीनिवास ने इसलिए किया ताकि मकामी लोगों का एतमाद वीरप्पन से कम होकर सरकार पर बढ़ जाए। इस दौरान पी श्रीनिवास की मुलाकातें वीरप्पन की बहन मारी से भी हुई और उन्होंने मारी को एक मकामी डिस्पेंसरी में जॉब भी दिलवाई। इन तमाम तरक्याती कामों और मकामी लोगों के साथ अच्छे रवैये की वजह से पी श्रीनिवास वीरप्पन के आबाई इलाके गोपीनाथम में इंतहाई मकबूल हो गए और वहाँ के कई लोग उनके लिए वीरप्पन की मुखबरी का काम भी करने लग गए, जिनमें वीरप्पन के कुछ पुराने दोस्त और मोहल्लेदार भी शामिल थे। इस मंसूबे की वजह से श्रीनिवास को वीरप्पन के मुतालिक अहम खबरें मिलना शुरू हो गईं और उन्हें उम्मीद पैदा हो गई कि बहुत जल्द वो वीरप्पन को गर्दन से दबोचकर जेल की राह दिखा देंगे। लेकिन दूसरी जानिब वीरप्पन डाकू भी गुस्से में पागल हो चुका था, क्योंकि उसकी खबरें बराह रास्त श्रीनिवास तक पहुंच रही थीं। ऐसे में वीरप्पन ने अपने मुखबरों का पता लगाने की कोशिश की और चंद दिनों के बाद ही उसे अपने तमाम मुखबरों का पता चल गया, जो कि श्रीनिवास से मुलाकात करने एक पुलिस जीप पर सफ़र करते पाए गए।
वीरप्पन ने उन तमाम मुखबरों को इकट्ठा करके मार डाला और उनके सिर काट कर गाँव में फैला दिए। इस वाक़े के बाद मकामी लोगों ने श्रीनिवास से राब्ते तर्क कर दिए क्योंकि उनके दिल में दोबारा वीरप्पन का डर बैठ गया था। वीरप्पन इस बात पर खुश था कि उसकी दहशत दोबारा जंगलों से निकलकर आबादी तक फैल गई, और दूसरा ये कि श्रीनिवास के तमाम मुखबर भी खत्म हो गए। उन्हीं बरसों में वीरप्पन ने मुत्तलक्ष्मी नामी एक खातून से शादी भी कर ली, जिससे उसकी 2 बेटियां पैदा हुईं। दूसरी जानिब रिपोर्ट्स के मुताबिक वीरप्पन की बहन मारी ने अचानक खुदकुशी कर ली। कहा जाता है कि वीरप्पन की बहन मारी का डिप्टी कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट पी श्रीनिवास से अफेयर चल रहा था, जो कि जिस्मानी ताल्लुकात तक पहुंच गया। मगर श्रीनिवास की किसी बात पर खफा होकर मारी ने खुदकुशी कर ली। इस बात का जब वीरप्पन को इल्म हुआ तो श्रीनिवास से उसके इंतकाम की आग दुगना हो गई। वीरप्पन ने एक चाल चली और अपने छोटे भाई अर्जुनन के जरिए श्रीनिवास को पैगाम पहुंचाया कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं, बस मुझे एक मरतबा जंगल में आकर मिल लो। श्रीनिवास एक दलेर ऑफिसर थे, मगर इस ब्लफ को समझ ना पाए और अकेले वीरप्पन से मिलने जंगल पहुंच गए। जंगल में वीरप्पन के गैंग मेंबर्स ने श्रीनिवास को घेरे में ले लिया और अपने मकाम पर ले आए। जीते वीरप्पन ने श्रीनिवास पर शदीद तशद्दुद किया और उस तशद्दुद के बाद वीरप्पन ने श्रीनिवास की गर्दन काट डाली। कहा जाता है कि वीरप्पन ने श्रीनिवास के सिर को अलग करने के बाद अपने साथियों के साथ फुटबॉल खेला। 1992 में वीरप्पन ने एक चाल चली और अफवाह फैला दी कि कर्नाटक के जंगल में एक मखसूस मकाम पर हाथी दांतों की कोई अहम डील होने वाली है। पुलिस की टास्क फोर्स जो कि वीरप्पन और उसके गैंग की खोज में मसरूफ थी, को ये मौका अच्छा लगा कि छापा मारकर पूरे गैंग को गिरफ्तार कर लें। चुनाचे 14 अगस्त 1992 को एसपी हरि कृष्णन और एसआई शकील अहमद अपनी फोर्स के साथ जंगल पहुंच गए ताकि वीरप्पन और उसके साथियों को पकड़ सकें। लेकिन जंगल में वीरप्पन का राज था। उसने मुख्तलिफ रास्तों पर अपने साथियों के साथ घात लगा रखी थी और इसका नतीजा ये निकला कि एसपी हरि कृष्णन और एसआई शकील अहमद अपने 5 सिक्योरिटी एहलकारों के हमरा जंगल में घेर लिए गए और चारों तरफ से आने वाली गोलियों से मारे गए। वीरप्पन डाकू पुलिस और सिक्योरिटी इदारों को बराबर चैलेंज कर रहा था। वीरप्पन का अगला टारगेट आईपीएस ऑफिसर के गोपाल कृष्णन थे। 1993 में कोलाथपुर गांव में वीरप्पन ने एक पोस्टर चिस्पा करवाया जिसमें के गोपाल कृष्णन और सिक्योरिटी फोर्सेस से मुतल्लिक इंतहाई हद तक आमेज अंदाज से धमकियां लिखी गई थीं। इस पोस्टर और इस पर तहरीर शुदा धमकी आमेज अंदाज ने के गोपाल कृष्णन और पुलिस के इदारे को शदीद तैश दिला दी, जो कि वीरप्पन की एक ज़बरदस्त चाल थी। चुनाचे गोपाल कृष्णन अपनी एक टीम जिसमें फॉरेस्ट गार्ड्स, पुलिस एहलकार और मकामी मुखबर शामिल थे को लेकर इंतहाई जज्बाती अंदाज से जंगल में वीरप्पन को गिरफ्तार करने दाखिल हो गए। ये काफिला एक बस और एक जीप पर मुश्तमिल था। दूसरी जानिब वीरप्पन ने उनके जंगल के रास्ते में लैंड माइन बिछा रखी थी, जिसके नतीजे में उनकी बस शदीद धमाके से उड़ गई और 22 एहलकार मारे गए। खुद गोपाल कृष्णन, जो कि बस से पिछली जीप की फुटबोर्ड वाली जगह पर खड़े थे, धमाके से उड़कर दूर जा गिरे और शदीद जख्मी हो गए। इस वाक़े ने पुलिस फोर्स की साख को बहुत नुकसान पहुंचाया। कर्नाटक और तमिलनाडु की हुकूमतों के लिए वीरप्पन एक अजाब से कम ना रहा। अब दोनों रियासतों की सरकारों ने पुलिस के साथ बीएसएफ को भी शामिल करके वीरप्पन के खिलाफ ऑपरेशंस शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में जुलाई 1993 में वीरप्पन के गैंग से ताल्लुक रखने वाले 19 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। इसी तरह चंद हफ्तों के बाद अगस्त 1993 में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में वीरप्पन के 18 साथी मारे गए। कहा जाता है कि वीरप्पन अपने गैंग के उन साथियों के अहले खानों को भारी रकूम देता था जो उसकी खातिर मारे जाते थे। नाजरीन, वीरप्पन की दरिंदगी से मुतल्लिक एक वाक़या बहुत मशहूर है कि जब जुलाई और अगस्त 1993 के दौरान बीएसएफ और पुलिस की मुश्तरका टीमें वीरप्पन के खिलाफ सर्च ऑपरेशंस कर रही थीं, तो वीरप्पन ने अपनी बेटी को एक अफसोसनाक तरीके से कत्ल कर दिया था। रिपोर्ट से पता चलता है कि वीरप्पन जंगल के किसी खुफिया मकाम पर छुपा हुआ था और अपने गिरोह और खुद की हिफाजत के बारे में बढ़ती हुई तशवीश में मुब्तला था, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे उसकी तलाश में जंगल के अंदर गश्त कर रहे थे।
ऐसे टेंस माहौल में जब वीरप्पन की बेटी जो कि चंद माह की थी और किसी बुखार और तबीयत की खराबी की वजह से बहुत रो रही थी, जिससे उसके खुफिया मकाम से बाहर तक उसकी आवाज़ सुनी जा रही थी, ऐसे में वीरप्पन को इस बात का डर हुआ कि कहीं उसकी रोती हुई बच्ची के रोने की आवाज़ से सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को उसके खुफिया मकाम का ना पता चल जाए। चुनाचे उसने अपनी बेटी की जिंदगी ख़त्म करने का फैसला कर लिया। नेतिपुरम चिन्नास्वामी जो वीरप्पन के गिरोह का एक रुकन था के मुताबिक वीरप्पन ने अपनी एक साथी खातून को यह हुक्म दिया कि जहरीला पौधा कैलोट्रॉप्स, जिसे एरो कैंपो भी कहा जाता है, इस बच्ची के मुंह में डाल दो। उस खातून ने वीरप्पन के गुस्से और दहशत से डर कर ये कर डाला, जिससे वीरप्पन की बेटी का दम घुट गया और वो मर गई। नाजरीन, 1994 से 1997 तक वीरप्पन और बीएसएफ की मुतादिद झड़पें हुई, जिनमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत वीरप्पन के भी बहुत से साथी मारे गए और गिरफ्तार भी हुए। हत्ता कि वीरप्पन के छोटे भाई ने पुलिस की कैद के दौरान खुदकुशी कर ली। सिक्योरिटी एहलकारों के साथ आए रोज झड़पों की वजह से वीरप्पन के गैंग के मेंबर्स, जो कि पहले सैकड़ों में थे, अब घटकर 20 से 30 लोगों तक रह गए। हाथी दांत और संदल की लकड़ी की स्मगलिंग के नाजायज काम में अब वीरप्पन के लिए बहुत सी रुकावटें पैदा हो गई थीं, जिसकी वजह से उसने जराइम की दुनिया में नए तरीके से आगे बढ़ते हुए बैंक डकैती की एक नाकाम कोशिश भी की। 30 जुलाई सन 2000 को एक ऐसा वाकया हुआ जिसने कनाडा फिल्म इंडस्ट्री और उसके लाखों मद्दाहों को झंझोड़ कर रख दिया। उस दिन कनाडा के मशहूर अदाकार राजकुमार को उनके फार्म हाउस से वीरप्पन ने अगवा कर लिया। ये वाकया उस वक़्त पेश आया कि जब सुपरस्टार राजकुमार अपने नए घर की तकरीब इफ्तिताह के लिए वहाँ मौजूद थे कि अचानक वीरप्पन और उसके साथियों ने हमला कर दिया और राजकुमार को ज़बरदस्ती घर से बाहर ले गए। इसके अलावा उन्होंने राजकुमार के दामाद और एक रिश्तेदार को भी अगवा कर लिया। राजकुमार को 108 दिन तक जंगल में मगवी बनकर रहना पड़ा। ये मुद्दत अदाकार राजकुमार और उनके अहल खाना और करोड़ों फैंस के लिए इंतहाई अजियतनाक थी। इस दौरान हुकूमत और पुलिस ने राजकुमार को बाजियाब कराने के लिए भरपूर कोशिशें की, लेकिन वीरप्पन की गिरफ्त से मगवी अदाकार को बाहर लाना आसान ना था। आखिरकार अगवा के 108 दिन के बाद अदाकार राजकुमार को रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई की खबर ने पूरे कर्नाटका में खुशी की लहर दोहरा दी। ताहम उस रिहाई के हवाले से कई तरह की खबरें भी सामने आईं। कुछ जराए का दावा है कि राजकुमार को रिहा करने के लिए 20 करोड़ रुपए की रकम अदा की गई थी, लेकिन कर्नाटक सरकार और राजकुमार के खानदान ने इस बात को हमेशा रद्द किया। 25 अगस्त सन 2002 को वीरप्पन ने अपनी वहशियाना कार्रवाइयों की एक और मिसाल पेश करते हुए कर्नाटक के साबिका एग्रीकल्चर मिनिस्टर एच नागप्पा को उनके आबाई गांव से अगवा कर लिया। इस अगवा ने एक मरतबा फिर कर्नाटक सरकार और सिक्योरिटी इदारों को मुश्किल में डाल दिया। इस मरतबा भी वीरप्पन ने नागप्पा की रिहाई के लिए अच्छी खासी रकम तलब कर ली। मगवी के खानदान, हुकूमती नुमाइंदों और वीरप्पन के माबैन खुफिया बातचीत भी हुई। जब बातचीत से मामला तय ना हो सके तो कर्नाटक और तमिलनाडु की हुकूमतों ने सिक्योरिटी इदारों के जरिए वीरप्पन पर दबाव डालने की कोशिश की और नागप्पा को रिहा करवाना चाहा, मगर उसमें वो कामयाब ना हो सके और 3 माह तक अगवा रहने के बाद साबिका मिनिस्टर नागप्पा की लाश जंगल से मिली। इस वाक़े से पूरा भारत हिलकर रह गया। कर्नाटक और तमिलनाडु की हुकूमतों और सिक्योरिटी इदारों पर अवाम का शदीद दबाव पड़ना शुरू हो गया। सरकार ने वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ का इनाम मुख्तस कर दिया। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार ने अब फैसला कुन जंग का आगाज कर दिया, क्योंकि उनको अवामी दबाव का सामना था और दूसरी जानिब उन रियासतों की रेट को वीरप्पन ने अपनी मूंछों की तरह बल देकर रखा हुआ था। चुनाचे तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर जे ललिता ने अपनी स्टेट के काबिल अफसरान की लिस्ट मंगवाई, जिनको ये टास्क दिया गया कि वो वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा लेकर आएं। इस सिलसिले में एक स्पेशल टास्क फोर्स STF तरतीब दी गई, जिसकी सरबराही के लिए IPS ऑफिसर विजय कुमार का नाम सामने आया, जो कि एक तजर्बाकार पुलिस ऑफिसर थे। उनको तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला के जंगलात के बारे में बहुत मालूमात थीं। उनके साथ NK कन्नन को चुना गया, जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस का तजर्बा रखते थे। चीफ मिनिस्टर जे ललिता ने इस टास्क फोर्स को वीरप्पन समेत उसके गैंग के मुकम्मल खात्मे के लिए फ्री हैंड दे दिया।
क्योंकि अब तक वीरप्पन 184 अफराद को कत्ल कर चुका था, जिनमें 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार और फॉरेस्ट गार्ड्स थे। और इसके अलावा अब तक केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक हुकूमतों के वीरप्पन की गिरफ्तारी की कोशिशों में 100 करोड़ रुपए भी खर्च हो चुके थे। स्पेशल टास्क फोर्स ने वीरप्पन का शिकार करने के लिए मंसूबाबंदी का आगाज कर दिया और मुखबरों का नया जाल बिछाया गया, जिसमें वीरप्पन के गैंग के कई लोगों को बतौर मुखबर हायर करने के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के काबिल एतमाद एहलकारों को वीरप्पन के गैंग में शामिल भी करवाया गया। इसकी वजह से स्पेशल टास्क फोर्स को वीरप्पन के हवाले से खबर एक से जायद जराए से मिलना शुरू हो गई और दूसरा, इस खबर की तस्दीक करने के लिए उनके अपने बंदे वीरप्पन के गैंग में मौजूद थे। विजय कुमार ने अपनी टास्क फोर्स के हमरा वीरप्पन की वीडियोस भी देखना शुरू कर दी, जो वो अक्सर मीडिया के लोगों के साथ इंटरव्यूज और अपनी जाती तशहीर के लिए बनवाया करता था। उन वीडियोस को देखते हुए एक मर्तबा विजय कुमार ने एक ऐसी बात नोट की जो उनको वीरप्पन की गर्दन दबोचने के लिए बहुत मददगार साबित हुई। वीडियो में विजय कुमार ने देखा कि वीरप्पन एक मैगजीन को पढ़ते हुए बहुत दिक्कत महसूस कर रहा है और उसकी बाएं आंख किसी मर्ज से मुतासरा नजर आ रही है। विजय कुमार ने वीरप्पन के गैंग में मौजूद अपने जासूसों को, जो कि अब वीरप्पन के काबिल एतमाद साथी भी बन चुके थे, से कहकर इस बात पर कायल किया कि वो जल्द अज जल्द अपनी मुतासरा आंख का इलाज करवाए, वरना उसकी बीनाई ज़ाया हो जाएगी। आखिरकार वीरप्पन अपनी आंख के इलाज की खातिर जंगल से बाहर जाने पर आमादा हो गया और इस सिलसिले में उसने अपना भेस बदलने की खातिर अपनी उन मूंछों को भी काट दिया, जो कि 4 दहाइयों से उसकी दहशत और हैबत की अलामत बनी हुई थी। दूसरी जानिब टास्क फोर्स इस मौके की तलाश में थी कि वीरप्पन जंगल से बाहर आए। इस मकसद के लिए ऑपरेशन कोकोन का फैसला किया गया, जिसके तहत वीरप्पन को जंगल से बाहर आते ही दबोच लिया जाना था। नाज़रीन, ये 18 अक्टूबर सन 2004 की रात थी कि जब वीरप्पन को जंगल में अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस पहुंची, जिसके ड्राइवर और हेल्पर स्पेशल टास्क फोर्स की जानिब से भेजे गए काबिल एतमाद सिक्योरिटी एहलकार थे। एम्बुलेंस की पिछली जानिब वीरप्पन अपने 3 साथियों के साथ बैठ गया। वीरप्पन को ले जाने वाली एम्बुलेंस ने अपना सफर शुरू कर दिया तो दूसरी जानिब टास्क फोर्स के कमांडोज घात लगाकर उसका इंतजार करने लगे। मंसूबा यह था कि एम्बुलेंस किसी खास मकाम पर आकर अपनी हेडलाइट्स की मदद से कमांडोज को मखसूस सिग्नल देगी, जिसका मतलब होगा कि वीरप्पन एम्बुलेंस में ही है। चुनाचे एक खास मकाम पर पहुंचकर एम्बुलेंस के अंडर कवर ड्राइवर ने फोग लाइट्स और इमरजेंसी ब्लू लाइट्स के जरिए कमांडोज को सिग्नल दे डाला और एक जोरदार झटके से एम्बुलेंस को ब्रेक लगाकर ड्राइवर और हेल्पर बाहर निकलकर अपनी टीम की जानिब दौड़ गए। इस अचानक ब्रेक की वजह से तेज झटका लगने के बायस वीरप्पन और उसके मुसल्ला साथी एम्बुलेंस की पिछली जानिब गिर गए। वीरप्पन को समझ आ गई कि उसे एम्बुलेंस के जरिए ट्रैप कर लिया गया है, मगर उसने हथियार फेंकने के बजाय मुकाबला करने की ठानी और एम्बुलेंस से ही कमांडोज की जानिब फायरिंग शुरू कर दी। स्पेशल टास्क फोर्स के कमांडोज ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस की जानिब तकरीबन 338 राउंड्स फायर किए। फायरिंग का यह तबादला 20 मिनट तक जारी रहा। इसके बाद एम्बुलेंस के अंदर से फायरिंग बंद हो गई। ऑफिसर विजय कुमार और दीगर कमांडोज ने एम्बुलेंस के अंदर जाकर देखा तो वीरप्पन अपने साथियों समेत मारा जा चुका था। 30 बरस तक कानून नाफिज करने वाले इदारों, अहम शख्सियात और आम लोगों की रातों की नींदें उड़ाने वाला भारत का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कोसे मोनुस्वामी वीरप्पन अपने अंजाम को पहुंच गया। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आपको आज की अनमोल कहानी पसंद आई होगी। अगली अनमोल कहानी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।